हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी यूरेका क्लासेज में। पिछली क्लास के अंदर अपन एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टॉपिक डिस्कशन कर रहे थे जिसका नाम था अपना ट्रांसक्रिप्शन, और अभी भी आपको दिख रहा होगा कि ट्रांसक्रिप्शन ही है। लेकिन पिछली क्लास के अंदर ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो देखा था वो देखा था हमने जीवाणुओं के अंदर ट्रांसक्रिप्शन, या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर, या असीम केंद्रकियों के अंदर अनुलेखन की या ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को हमने देखा था नॉर्मली। अभी आज की क्लास के अंदर टॉपिक अपना वही है ट्रांसक्रिप्शन वाला, लेकिन अपन इसको देखने वाले हैं यूकेरियोटिक सेल के अंदर या ससीम केंद्रकियों के अंदर, या फिर अपन बोल सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, क्योंकि यूकेरियोटिक अपने को पता है यूकेरियोटिक हम लोग है, पादप है, ये सारे क्या है, बैक्टीरिया को छोड़ करके जो भी होते हैं वो सारे के सारे क्या है, यूकेरियोटिक होते हैं। तो आज यूकेरियोटिक के अंदर अपन एमआरएनए बनाना सीखेंगे कि डीएनए से एमआरएनए कैसे बनाएंगे, और सिंपल सा अपन ये भी डिस्कशन करेंगे यहाँ पे कि जीवाणुओं में अनुलेखन और यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो अनुलेखन की प्रक्रिया होती है उसमें किस बात का डिफरेंस रहता है। नॉर्मली 80% जो ट्रांसक्रिप्शन है जीवाणुओं के अंदर और यूकेरियोटिक के अंदर लगभग सेम सा है, फर्क सिर्फ 20% का आएगा, और उसको भी अपन देख लेंगे कि क्या चेंज आया है, कि जीवाणुओं के अंदर ऐसे कौन सी बात थी जो कि अलग थी, जो कि अपने अंदर नहीं है। जैसे नॉर्मली अपन डेफिनेशन की बात करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं है, जीवाणुओं के अंदर भी देखा था और यहां पर भी देखने वाले हैं कि डीएनए से एमआरएनए निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, अनुलेखन या फिर ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। उसके बाद में ये जो यूकेरियोटिक के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है, ये कहां पे होती है, केंद्रक द्रव्य या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। लेकिन हमने जीवाणु वाले में देखा था कि प्रोकैरियोटिक के अंदर कहां पे हो रही थी, साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव्य के अंदर। एक नाम याद रख सकते, कोई वैसे नहीं है कि दोनों अलग अलग है। साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य के अंदर प्रोकैरियोटिक में हो रही थी, और यूकेरियोटिक के अंदर ये कहां पे हो रही है, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर केंद्रक द्रव्य के अंदर। ये थोड़ा सा चेंज था। उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन क्या होती है, दिशा क्या होती है, तो 5 स्टैंड टू 3rd स्टैंड डायरेक्शन के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस चल रही है। सेम प्रोसेस जीवाणुओं के अंदर चल रही थी, सेम प्रोसेस यूकेरियोटिक के अंदर चल रही है, कोई चेंज नहीं आया इसके अंदर। फिर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के चरण कौन कौन से होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के, तो 3 चरण है। प्रारंभन जिसको हम इनिशिएशन बोलते हैं, दीर्घीकरण जिसको हम एलोंगेशन बोलते हैं, और समापन जिसको हम टर्मिनेशन बोलते हैं। यही तीनों चरण अपने उसमें देखे थे प्रोकैरियोटिक में, यही 3 चरणों के नाम यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। उसके बाद में अनुलेखन की इकाई, इस ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट क्या होगी, तो उस वाले में भी हमने देखा था कि एक तो प्रमोटर होता है जिसको हम उन्नायक बोलते हैं, एक स्ट्रक्चरल जीन जिसको हम संरचनात्मक जीन बोलते हैं, और एक टर्मिनेटर जिसको हम समापक बोलते हैं। ये 3 चीजें होती है अनुलेखन की इकाई के अंदर, प्रोकैरियोटिक में भी है और यूकेरियोटिक के अंदर भी है, कोई चेंज नहीं है उसके अंदर। फिर हमने देखा था आवश्यकताएं। आवश्यकता के अंदर मेनली आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे, और सिग्मा फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे, और रो फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। ये 3 चीजें थी जो कि प्रोकैरियोटिक में भी थी और यूकेरियोटिक में भी है। लेकिन थोड़ा सा चेंज यहाँ पे ये है कि प्रोकैरियोटिक के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज अपने लिया था वो सिंपल टाइप का था जिसको हम होलो एंजाइम बोला करते थे, वो एक ही प्रकार का है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। लेकिन यहां यूकेरियोटिक के अंदर ये चेंज है कि आरएनए पॉलीमरेज यहां पे 3 प्रकार के लिए है। यदि अपने को आरएनए का फॉर्मेशन करना है तो अपने पास में आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होना चाहिए। अपने को एमआरएनए का फॉर्मेशन करना है तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड चाहिए। टीआरएनए का फॉर्मेशन करना है तो अपने को आरएनए पॉलीमरेज थर्ड चाहिए। नॉर्मली अपने को याद कैसे रखना है इनको, इस पूरे वाले को, क्योंकि यहां से छोटा क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार। 3 प्रकार के आरएनए अपने, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, और 3 प्रकार के पॉलीमरेज एंजाइम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो अपन पहले लिख लेंगे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, और उसमें सबके सामने ये लिख देंगे आर एम टी। फर्स्ट में आर, सेकंड में एम और थर्ड में टी। तो अपने से कोई पूछ लेगा, लिखने के बाद में से पूछ ले तो अपन आराम से बता सकते हैं कि एमआरएनए के फॉर्मेशन के लिए कौन सा आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, तो आर एम, मतलब एम सेकंड वाले पे तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड चाहिए। आरआरएनए के फॉर्मेशन के लिए तो आर एम टी, मतलब आर पहले है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और टी आरएनए के लिए आरएनए पॉलीमरेज सेकंड चाहिए अपने को। ये रिक्वायरमेंट थी।
उसके बाद में सिग्मा फैक्टर की यहाँ पे अपनी एनसीईआरटी ने दे नहीं रखा है कि जरूरत होगी कि नहीं होगी, लेकिन ये अपने को पहले से ही पता है कि बिना सिग्मा फैक्टर के प्रमोटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ नहीं पाएगा। सिग्मा फैक्टर उसको बताएगा, उसकी मदद करेगा, तभी ये जुड़ पाएगा। और लास्ट में अपन रो प्रोटीन का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये 3 फैक्टर वहां पे भी थे, यहाँ पे भी थे। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आरएनए पॉलीमरेज थोड़े से बढ़ गए हैं। वहां पे सिंपल आरएनए पॉलीमरेज लिखा था, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज के 3 टाइप लिख लिए, इतना सा चेंज है। उसके बाद में सबसे पहले अपने पास में डीएनए है। उस डीएनए से अपने को क्या बनाना है, फाइनली एमआरएनए का फॉर्मेशन करना है। तो सबसे पहले हमने डीएनए ले लिया है। इस डीएनए का ऊपर वाला जो स्टैंड रहता है उसको तो हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट रज्जु, और नीचे वाले को बोलते हैं कोडिंग रज्जु। और अपने को यह भी पता है कि यहां पे लास्ट में तो क्या रहता है, टर्मिनेटर, और स्टार्टिंग में क्या रहता है, प्रमोटर। और प्रमोटर के ऊपर आकर के कौन बाइंड होता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है। तो सबसे पहले यहां प्रमोटर पे कौन आएगा, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, जिसका आपने ये सा सिंबल बना लिया है। तो यहां प्रमोटर वाली साइड के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज बन चुका है और ये नाइट्रोजन क्षारकों को जोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब उसके बाद में आरएनए पॉलीमरेज 3rd स्टैंड से 5 स्टैंड दिशा में आगे की ओर बढ़ता है और पॉलीमराइजेशन करवाता है। मतलब जो आरएनए पॉलीमरेज हमने यहां पे ऐड किया था इस जगह पे प्रमोटर के ऊपर, ये क्या करेगा, 3rd स्टैंड से 5 स्टैंड की दिशा के अंदर आगे की तरफ बढ़ रहा है और पॉलीमराइजेशन करवा रहा है। वैसे वैसे यहां नीचे की तरफ अपना आरएनए बन रहा है। हमने प्रोकैरियोटिक के अंदर देखा था कि सिंपल टाइप का ऐसे आरएनए बनाया था, लेकिन यहां पे अपने को ये जो आरएनए नीचे बन रहा है इसके अंदर एक तो ये डार्क कलर का साइन दिख रहा है और एक थोड़ा सा मतलब हल्का कलर का दिख रहा है। ये छोटे छोटे बैंड टाइप से बन रहे हैं जो आरएनए बन रहा है। तो इसमें कुछ चेंज आने वाला है कि ये जो आरएनए, अभी तक अपन ये याद रखेंगे कि ये आरएनए बन रहा है, बाद में अपने को पता लगेगा कि ये क्या बनाए हैं अपन ने। अब इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं कि आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, इलोंगेशन करवा रहा है ये, तो ये दीर्घीकरण वाला चरण हो गया है। उसके बाद में आरएनए पॉलीमरेज फाइनली कहां पे पहुंच जाएगा, टर्मिनेटर के पास में पहुंच जाएगा और टर्मिनेटर पे जाकर के इस प्रोसेस को कंप्लीट करवाने वाला है। तो जैसे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहां टर्मिनेटर साइड पे या समापक स्थल के ऊपर पहुंचा है, तो हम देख रहे हैं यहां पे कि ये नीचे की तरफ ये एक तो आरएनए बन चुका है, ये जुड़ा हुआ है, इसको हम आरएनए पॉलीमरेज बोल रहे हैं। और ये जो अपन ने ले रखा है ये अपना पहले से क्या ले रखा था, डीएनए। मतलब 3 चीजें हैं, ये डीएनए है, डीएनए के टर्मिनेटर स्टैंड के ऊपर क्या है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, और आरएनए पॉलीमरेज के नीचे वाले साइड में क्या है, ये अपना आरएनए बन रहा है। ये 3 चीजें हैं। अब इन तीनों चीजों को अपने को अलग अलग करना है, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, अपने को सिर्फ और सिर्फ एमआरएनए चाहिए होता है, बाकी कुछ नहीं चाहिए होता है। तो यहां पे टर्मिनेटर साइड के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज के साथ में बाइंड होगा रो फैक्टर। और अपन ने पहले भी देख लिया कि रो फैक्टर क्या करता है, इसको रो फैक्टर बोल सकते हैं, रो प्रोटीन बोल सकते हैं। ये क्या करती है, जीटीपी के साथ में बाइंड हो जाती है, जिसको हम गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। एनर्जी की फॉर्म होती है जो एक एटीपी के बराबर होती है, उस फॉर्म के साथ में जुड़ करके इसमें ब्लास्टिंग करवाने वाली है। और जैसे ही ब्लास्टिंग होगी तो आरएनए पॉलीमरेज अलग होगा, आरएनए अलग होगा और डीएनए अपना अलग होगा। जैसे कि हमने बना भी लिया कि डीएनए यहां पे अलग हो गया है, आरएनए पॉलीमरेज अपना अलग निकल जाएगा। और ये जो आरएनए बचा था इसके अंदर एक थोड़ा हल्का कलर का बैंड है और एक थोड़ा सा लाइट कलर का बैंड है, सॉरी हेवी बैंड बनाया हुआ है। अब ये जो आरएनए बना है इससे, ये जो नीचे की तरफ आरएनए बन रहा था ये एमआरएनए नहीं बन रहा था। तो कौन सा आरएनए बना था, ये जो आरएनए बना था इसको हमने बोला है हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, एचएन आरएनए, ना कि एमआरएनए बना था। इस एचएन आरएनए के अंदर क्या है, एक पार्ट तो है एक्सोन, एक पार्ट है इंट्रोन, फिर एक्सोन, फिर इंट्रोन, फिर एक्सोन, फिर इंट्रोन। इस हिसाब से ये आरएनए का फॉर्मेशन हुआ है। जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर ऐसा कोई सीन देखने को नहीं मिला था अपने को। प्रोकैरियोटिक के अंदर जो नया आरएनए बना था उसको ही हमने क्या नाम दे दिया था, एमआरएनए बोल दिया था। लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर जो नया आरएनए बना है उस आरएनए को हम बोलते हैं हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए या फिर एचएन आरएनए, जिसके अंदर 2 पार्ट है। अब इनके अंदर इंट्रोन एक्सोन, सॉरी एक्सोन इंट्रोन, एक्सोन इंट्रोन एक्सोन, इस हिसाब से जुड़ा हुआ है। अब इनमें से क्या करेंगे, ये जो एक्सोन वाले पार्ट है सिर्फ यही पार्ट होंगे जो क्या बनाएंगे, एमआरएनए बनाएंगे। इंट्रोन वाले भाग को अपने को लेना नहीं है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इनके टुकड़े टुकड़े करने पड़ेंगे। विदलन एंजाइम या राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम की हेल्प से इसकी कटिंग करने वाले हैं अपन। जैसे यहां पे ये जो फ्रेगमेंट्स कट हो रहे हैं,
कटिंग करेंगे तभी अपने को एक्सोन वाले पार्ट अलग मिल जाएंगे और इंट्रोन वाले पार्ट अलग मिल जाएंगे, और हम क्या करेंगे, इनमें से एक्सोन वाले को आपस में वापस से जोड़ करके फिर अपन दूसरा आरएनए का फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो यहां पे अपन ने इस्तेमाल किया है विदलन एंजाइम का और राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम का। नॉर्मली क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन रहता है कि काटने की जब बात आती है, तोड़ने की, फोड़ने की जब बात आती है, तो अपन एक ही एंजाइम का नाम ध्यान में रखते हैं और वो है अपना प्रतिबंधन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तो उसका कॉन्सेप्ट तो बायोटेक्नोलॉजी में हमने अच्छी तरीके से देख रखा है कि सबसे पहले तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है, वो डीएनए को कट मारता है, और डीएनए भी कौन सा होना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होना चाहिए, उसी के ऊपर वो फंक्शन करता है। लेकिन यहां पे तो अपन आरएनए के खंडों को काट रहे हैं, तो आरएनए के खंडों को काटने के लिए अपन जिस एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं उसको हम राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम का नाम बोलते हैं। राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम से इस आरएनए की कटिंग होगी, एक्सोन वाले इससे अलग कर लेंगे, इंट्रोन वाले इससे अलग कर लेंगे, फिर एक्सोन वाले हिस्सों को लाइगेज एंजाइम से वापस से चिपका देंगे। अब एक्सोन वाले भाग को वापस से जोड़ करके जो आरएनए बना है, इस आरएनए को हम क्या बोलते हैं, एमआरएनए बोलते हैं। इसका मतलब यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो सबसे पहला नया आरएनए बना था वो आरएनए एमआरएनए नहीं था, वो कौन सा था, एचएनआरएनए था। और इस एचएनआरएनए से एमआरएनए निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग या फिर आरएनए स्प्लाइसिंग, जो कि हमने साइड में लिखा भी है यहां पे कि यूकेरियोटिक में नवनिर्मित आरएनए एमआरएनए नहीं है। मतलब ये जो आरएनए बन रहा था ये एमआरएनए नहीं बन रहा था इतनी देर, ये कौन सा था, ये एचएनआरएनए था। एचएनआरएनए से एमआरएनए बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आरएनए स्प्लाइसिंग कहलाती है। जैसे ये जो आरएनए था ये एचएनआरएनए था और ये जो आरएनए है ये एमआरएनए है, तो एचएनआरएनए से एमआरएनए बनाने की प्रक्रिया क्या कहला रही है, अपनी स्प्लाइसिंग कहला रही है। अब उसके बाद में यहां तक अपन ने प्रोकैरियोटिक के अंदर जो आरएनए बना था उसको बना करके छोड़ दिया कि ये अपना एमआरएनए मिल गया था, लेकिन इसको अलग तरीके से हमने बनाया इस एमआरएनए को। तो इसके लिए दो प्रोसेस और चलती है, एक तो चलती है केपिंग और एक चलती है टेलिंग। मतलब नया जो एमआरएनए बना है उसकी सुरक्षा के लिए अपने को एक स्टैंड के ऊपर तो केपिंग करवानी पड़ेगी और नीचे वाले स्टैंड के ऊपर टेलिंग करवानी पड़ेगी। अब जैसे केपिंग है, जैसे अपन केप लगाते हैं तो अपन उस केप से क्या फायदा लेते हैं, है ना। जैसे मान लो अपन बाइक चला रहे हैं तो बाइक चलाते चलाते अपन हेलमेट लगा रहे हैं और नीचे अच्छे खासे जूते पहन रखे अपन ने, तो इससे क्या मिला अपने को, अपने सर की सेफ्टी होगी, अपने पैरों की सेफ्टी होगी है। तो इस एमआरएनए को कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोसेस से बचाने के लिए इसके ऊपर कोई ना कोई केपिंग करनी पड़ेगी। तो नवनिर्मित एमआरएनए के 5 स्टैंड सिरे पर 7 मेथिल गुआनोसिन जोड़ दिया जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, 5 स्टैंड केपिंग कहलाती है। मतलब एमआरएनए का जो 5 स्टैंड सिरा है उस 5 स्टैंड सिरे के ऊपर हम क्या ऐड कर देंगे, 7 मेथिल गुआनोसिन जोड़ देंगे। अब ये जो क्या करेगा, जोड़ दिया, मान लो रट लिया अपन ने कि 7 मेथिल गुआनोसिन जोड़ दिया, तो क्या होगा उससे जोड़ने के बाद में, तो एमआरएनए को एंजाइमेटिक क्रियाओं से बचाने के लिए ये प्रोसेस अपनाई जाती है। एमआरएनए को एंजाइमेटिक प्रक्रियाओं से बचाने के लिए ये वाली केपिंग करवाई जाती है। फिर दूसरी वाली प्रोसेस रहती है टेलिंग की, और इस टेलिंग वाले को अपन बोल सकते हैं पॉलीएडिनाइलेशन। नवनिर्मित एमआरएनए के 3rd स्टैंड सिरे के ऊपर 200 से 300 एडेनिन जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं या नाइट्रोजन बेस होता है वो जोड़ दिए जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीएडिनाइलेशन या फिर टेलिंग बोल सकते हैं। जैसे हमारा ये एमआरएनए था, इस एमआरएनए के यहाँ पे 5 स्टैंड सिरे के अंदर जोड़ दिया अपने 7 मेथिल गुआनोसिन, जिसको हमने बोल दिया केपिंग। इसके 3rd स्टैंड सिरे के ऊपर जोड़ दिए बहुत सारे एडेनिन। जैसे हमने लिखा है कि 200 से 300 एडेनिन जोड़ सकते हैं, तो हमने इतने 200-300 लिख नहीं सकते हैं, तो हम नाम दे देंगे कि ये पॉली एडेनिल है। मतलब बहुत सारे एडेनिन जुड़े हुए हैं, लंबी चेन बनी हुई है एडेनिन की, और इस प्रोसेस को हम या तो बोल देंगे टेलिंग या फिर बोल देंगे पॉलीएडिनाइलेशन। तो ये अपना सिंपल तरीके से क्या है, यूकेरियोटिक के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, जिसमें किस चीज का चेंज, एक तो प्रोकैरियोटिक के अंदर अनुलेखन की प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में होती है, यूकेरियोटिक के अंदर अनुलेखन की प्रक्रिया न्यूक्लियोप्लाज्म में होती है। प्रोकैरियोटिक के अंदर सिंपल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लेते हैं। यूकेरियोटिक के अंदर अपन 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज
थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वो आरएनए का फॉर्मेशन करता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है वो एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है वो टीआरएनए का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद में सिग्मा फैक्टर की वहां पे भी जरूरत थी, सिग्मा फैक्टर की यहां पे भी जरूरत है, रो प्रोटीन की वहां पे भी जरूरत थी, रो प्रोटीन की यहां पे भी जरूरत है। उसके बाद में जो मेन चेंजेज यहां पे देखने को मिला है वो क्या मिला है कि प्रोकैरियोटिक के अंदर जो नया आरएनए बन रहा था उसको हमने एमआरएनए बोल दिया था, लेकिन यूकेरियोटिक के अंदर जो नया आरएनए बन रहा है उसको हम एचएनआरएनए बोलते हैं। उस एचएनआरएनए से फिर से अपन को नया आरएनए बनाना पड़ेगा जिसको हम एमआरएनए बोलेंगे। और ये जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया, जिसमें दो प्रकार के फ्रेगमेंट्स देखने को मिलते हैं, एक्सोन, इंट्रोन। जिसमें से एक्सोन वाला भाग होता है वही एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है, इंट्रोन वाला भाग होता है वो एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो यहां पे अपने डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर दिया है कि एक्सोन वाले पार्ट को आपस में जोड़ करके जो आरएनए अपन बनाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, एमआरएनए। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया कहलाती है। उसके बाद में प्रोकैरियोटिक के अंदर ना तो केपिंग की प्रक्रिया देखी थी ना टेलिंग की प्रक्रिया देखी थी, लेकिन यूकेरियोटिक के अंदर यहां पे केपिंग भी की जाती है और टेलिंग भी की जाती है। नॉर्मल सिंपल सा इनके अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है, बाकी दोनों के क्वेश्चनों की लैंग्वेज लगभग सेम रहने वाली है। अपनी कुछ चेंज था जो कि अपने अलग से देख लिया है। तो ये अपना बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना ट्रांसक्रिप्शन था जो प्रोकैरियोटिक के अंदर और यूकेरियोटिक के अंदर दोनों तरीके के अपने ट्रांसक्रिप्शन को देख लिया है। उसके बाद में भी आपको कुछ डाउट रहते हैं इस टॉपिक में से तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इसको और अच्छे तरीके से बताओ या कुछ चीजें रह गई। बाकी मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन ये छोटी प्रोसेस नहीं होती है, ये बहुत लंबी प्रोसेस चलती है जो कि अपने स्कूल लाइफ में स्टार्ट हो रही है अभी यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर। ये अपने को बीएससी में भी मिलती है और एमएससी के अंदर भी मिलती है, हर जगह पे ये चलती रहती है। अब प्रोसेस यहाँ पे जैसे 12th में पढ़ रहे हैं तो सिंपल तरीके से इसको देखना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप बस यहां से ये ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया तो अब आपको आगे कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसी बात मैं नहीं बोल रहा। ये मैंने पहले वाले टॉपिक के अंदर ही बता दिया था कि अपन सिर्फ टारगेट ले रहे हैं बोर्ड की एग्जाम को, और बोर्ड की एग्जाम में भी क्या सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में इस क्वेश्चन को लिख के कैसे आना है, सिर्फ वो बात कर रहे हैं, ना कि मैं बहुत ज्यादा ऐसे आपको ऐसे नॉलेज दे रहा हूं कि बस मेरे से ये जो ट्रांसक्रिप्शन आपने पढ़ लिया है जिंदगी में आपको कभी कहीं पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, वो डिस्कशन नहीं कर रहे क्योंकि ये बहुत लेंदी टॉपिक चलते हैं। इतनी सी बात होती तो फिर बीएससी में क्यों चलाते इनको, और बीएससी में भी ये कंप्लीट हो जाता तो एमएससी के अंदर सेपरेट बुक क्यों चलाते इनकी, है ना। टॉपिक अपने सेम रहने वाले लेकिन इनकी डिटेल है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी। तो अपने को तो सिर्फ यहाँ पे ये लेना देना है कि बोर्ड की एग्जाम में अपने को कितना करके आना है। तो सिंपल वे में अपन ने इसको समझ भी लिया है और अपन एग्जाम में भी इसका फायदा ले लेंगे। बस मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है ये, है ना। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन आगे के जैसे मान लो ट्रांसलेशन वाला टॉपिक है, रेप्लिकेशन वाला टॉपिक है, आर्सेचेस का प्रयोग है, ग्रिफिथ साहब का प्रयोग है, मिशेल्सन और स्टोल साहब का प्रयोग है, वाटसन क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल है, और जीन रेगुलेशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चलता है जिसको हम लेकोपेरोन के नाम से जानते हैं, वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, मानव जीनोम परियोजना है। इस चैप्टर से रिलेटेड जहां से बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चनों को अपन सिंप्लीफाई करके देखने वाले हैं। तो आप कंटिन्यू इनको देखते रहना और समझते रहना। कुछ डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताते रहना। थैंक यू सो मच।